हाय अनु, कैसे हो? कैसे हो आप? हम्म। यस विशाल, हाउ आर यू? भी बहुत कम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम्म। ऐसे कैसे चलेगा? गुड नाइट सीधे। ओके। यस, आज हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है सबको? ठीक है। अभी विजिबल है सब लोग को? सब कुछ दिख रहा है? हाय सुचिका, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो अभी एक मैंने आपके साथ वर्ड फाइल शेयर की हुई है। राइट, मैं थोड़ा सा इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर दिखे ये। ठीक है। अभी नज़र आ रहा है सब कुछ? कब नज़र आएगा? थोड़ा सा उसको रेजोल्यूशन का साइज बढ़ा दीजिए, 360 कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तब दिखेगा आपको। राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, उसको हम लोग थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करेंगे थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तभी हमारे पढ़ाई का कुछ फायदा है। जब तक आप केवल पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं होना है। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। राइट। तो मैं आप लोग को 1 सेकेंड। हम्म। हम्म। ठीक है। राइट। तो हम लोग 11 लोग। ठीक है। संजय विश्वकर्मा, हाउ आर यू? कैसे हो आप? काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए हैं, 11 12 लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, सफिशियंट नंबर है। हम्म। तो आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, जो भी एग्ज़ाम आप देते हो। राइट। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, और फिर आप लोग को इसके आंसर ट्राई करने हैं। आप नहीं कर पाओगे, मैं इसका व्याख्या सहित आपको उत्तर बताऊंगा। ठीक है। तो अभी जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि रिसेंटली दिल्ली विटनेस्ड फ्रीक्वेंट अकरेंसेज ऑफ अर्थक्वेक्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। है ना, अभी हाल ही में मैं थोड़ा सा आपको कोई कोई जो ट्रांसलेशन जिसका अवेलेबल नहीं होगा, मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? हाय आलोक, दिव्यांशु। ठीक है, आप लोग कनेक्ट रहिए। अनिमा, हाउ आर यू? अनिमा, कैसी हो आप? हम्म। तो इसमें मतलब अर्थक्वेक अभी जो आया था हाल ही में, उसके संबंध में प्रश्न है कि दिल्ली ने अभी हाल ही में कुछ अर्थक्वेक महसूस किए, कुछ भूकंप महसूस किए, भूकंप के झटके। तो इस संदर्भ में ये दो कथन है कि इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 seismic zones इन विच दिल्ली लाइज इन जोन 3। कि भारत, पहला कथन है कि भारत 4 भूकंप क्षेत्र, भूकंप प्रवणता वाले क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें से दिल्ली जोन 3 में आता है। ठीक है। अब
आपके हिसाब से ये कथन सही है या पूरा कथन सही है? ये कथन का अगर आधा हिस्सा भी गलत है तो पूरा कथन गलत हो जाता है। ठीक है। हाय सदानंद, कैसे हो आप? हाउ आर यू? हाँ, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ongoing formation of Himalaya is mainly responsible for occurrence of earthquakes in and around the region of Delhi। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि भारत को 4 साइज्मिक जोन में 4 भूकंप प्रवणता वाले क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से दिल्ली जोन 3 में आता है। ठीक है। तो इसका और दूसरा क्या है कि हिमालय के फॉर्मेशन की वजह से, हिमालय के निर्माण की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो एकदम राइट है। ठीक है। ये आपको पता ही है, क्योंकि इंडियन प्लेट जैसे जैसे पुश कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, उसी क्रम में हिमालय बना है, और हिमालय की इसीलिए दिल्ली चूंकि काफी करीब है उस क्षेत्र के, इसलिए दिल्ली में इस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। राइट। और दूसरा ये है कि इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 साइज्मिक जोन्स। ठीक है। तो इंडिया को 4 साइज्मिक जोन में फिलहाल बांटा गया है, ये भी बात सही है। जोन 2, 3, 4 एंड 5 है ना, आज ही मैंने पढ़ाया था। और भूकंप वाले आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, जो इसमें एक चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें से लिखा हुआ है कि दिल्ली जोन 3 में है। ये आधा कथन इसका गलत है। ठीक है। दिल्ली किस जोन में है? दिल्ली जोन 4 में है, 3 में नहीं है। दिल्ली जोन 4 में। ठीक है। तो देखिए कि इसका कौन सा ओनली बी कथन सही है ना, ओनली 2 सही है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है नीचे। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इतना डिटेल से इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 ही जोन है, जोन 2, 3, 4 और 5, जिसमें से जो दिल्ली है अपना, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र, वो जोन 4 में आता है, ना कि जोन जोन 3 में आता है ना। तो देखिए इसी तरह से यूपीएससी भी आपके साथ खेल करता है कि आधा हिस्सा तो सही दे दिया, इंडिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 साइज्मिक जोन्स, ये आधा हिस्सा सही है इसका। ठीक है। आधा इसका सही है। लेकिन जो ये वाला आधा हिस्सा है कि दिल्ली लाइज इन जोन 3, दिल्ली जोन 3 में आता है, ये हिस्सा इसका गलत है, जिसकी वजह से पूरा ही पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये टेक्निकलिटी समझिए कि अगर किसी स्टेटमेंट का आधा हिस्सा भी गलत है तो वो पूरा हिस्सा गलत हो जाता है, वो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है। अब आधे सही हिस्से को, इस वाले आधे सही हिस्से की बेसिस पे आप पूरे स्टेटमेंट को राइट नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आधा हिस्सा तो गलत है ना, कि जिन दिल्ली जोन 3 में आता है, दिल्ली किस जोन में आता है? जोन 4 में आता है। ठीक है। तो ये आज का कुछ जो हम लोगों ने किया था ये इससे हो गया। अगला क्वेश्चन फिर अर्थक्वेक सही है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। दुनिया के कौन से हिस्से, निम्नलिखित में से कौन से हिस्से, जहां पर ज्यादा अर्थक्वेक, ज्यादा भूकंप आते हैं? जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र। ठीक है, आप सुनते जाइएगा, और हर एक स्टेटमेंट को सुनने के साथ ही आप समझते जाइए कि सही है गलत, टिक करते जाइए, सही है गलत। नवीन वलित पर्वतों के क्षेत्र सही है। हाँ, अगर ये सही नहीं होता तो हिमालय के क्षेत्र में भूकंप कैसे आते हैं? तो इसका फिर ये एकदम सही है। हिमालय कैसा है? नवीन वलित पर्वत। तो जब हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आते हैं, इसका मतलब कि जो यंग फोल्ड माउंटेन है उस क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। ठीक है, ज्यादा आते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इज राइट। द जोन्स ऑफ फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग, मतलब जो भ्रंशन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर भ्रंश है और जहाँ पर दरारें हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने बताया था कि गुजरात के एरिया में है ना, जो कच्छ वाला एरिया है, और जो जैसे एमपी में जो पूरा नर्मदा और तापी का जो फॉल्ट जोन है, ये सारे जोन कैसे हैं? ये ज्यादा, मतलब जहाँ पर भी भ्रंशन हुआ है वो कमजोर क्षेत्र हो जाते हैं, वो क्षेत्र वैसे भी कमजोर हो जाते हैं, तो वहां पर भूकंप के बार बार आने की प्रायिकता, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये क्षेत्र हो गया। ये बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। द जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक मार्जिन, मतलब जो किसी महाद्वीप और ओशनिक, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेटों के जो मिलन क्षेत्र हैं, जो जंक्शन है, जहाँ पर दोनों मिलते हैं, बिल्कुल वो क्षेत्र तो भूकंप के लिए बहुत ज्यादा प्रोन है, बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। और चौथा है रीजन्स ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, मतलब कि जो अपसारी प्लेट सीमाएं हैं, बिल्कुल कोई भी प्लेट सीमा हो, अपसारी हो, अभिसारी हो, संरक्षी हो, तीनों ही तरीके की जो प्लेट की सीमाएं हैं, प्लेट की सीमाएं ही तो भूकंप के लिए ज्यादा प्रोन होती हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये चारों ही क्षेत्र भूकंप के लिए प्रायिकता होती है, भूकंप की संभावना इन चारों ही क्षेत्रों में है।
तो इस प्रकार से 1 2 3 और 4 जिसमें चारों ऑप्शन होगा वो आंसर राइट होगा। तो किसमें है? डी में चारों ऑप्शन है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा, आपको मतलब अंदर से ही आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। अब भूकंप के क्षेत्र, मुख्य क्षेत्र देख लीजिए नीचे। जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जोन ऑफ फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग, मतलब जो भ्रंशन और दरारों वाले क्षेत्र। जो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक मार्जिन के क्षेत्र, ठीक है। और एक्टिव वोल्केनो के क्षेत्र, मतलब जहां पर भी सक्रिय ज्वालामुखी है वो क्षेत्र भी भूकंप के लिए वहां पर संभावना बहुत अधिक होती है। राइट, हाँ, आलोक ने सही जवाब दिया था, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। और साथ में रीजन्स ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, मतलब कि जो अभिसारी सॉरी अपसारी प्लेट सीमाएं हैं, जहां से दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां पर भी भूकंप आ सकते हैं। और अलोंग डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज, और जो भी प्लेट की बाउंड्रीज है, प्लेट की जो भी सीमाएं हैं, मतलब किसी भी प्रकार की प्लेट की सीमा हो वहां पर भूकंप आने की प्रायिकता बहुत ही ज्यादा होती है। राइट, अब एक इग्नियस रॉक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों की संरचना से। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। Igneous rocks are formed by cooling and solidification of molten rocks या मैग्मा, मतलब कि आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडे होने और जमने के फलस्वरूप बनती हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम राइट है ना, किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑल इग्नियस रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, सभी आग्नेय चट्टानों में सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। इसको आपको समझना है, पहला वाला तो स्टेटमेंट एकदम इजी है ना, कि आपको पता ही है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं वो पिघले हुए चट्टानों, जिसको मैग्मा कहते हैं, उसके ठंडे होने और ठोस होने से बनती हैं। राइट, दूसरा स्टेटमेंट आपको सोचना है कि क्या सभी आग्नेय चट्टानों में सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं? बताइए, कोई आंसर दे इसका कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं। इसके मैं ऑप्शन की तरफ आपको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। ओनली वन, ओनली, अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, मोस्ट सिलिकेट मिनरल्स हैव मेटालिक एलिमेंट्स, अधिकांश सिलिकेट खनिजों में धात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, पहला वाला तो एकदम राइट है। यहाँ से एलिमिनेशन मेथड भी आप अपना सकते हैं, जिसमें एक हो, जिसमें एक ना हो उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब जैसे ओनली 2 एंड 3, तो ये तो गलत आंसर है, क्योंकि एक तो एकदम सही है, ये तो पता ही है। तो अब आपका बाकी तीनों में, बी सी और डी तीनों में एक है, तो अब आपको चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा आंसर है। एक तो तीन ऑप्शन में हो गया। तो एक दूसरा, मैंने इग्नियस रॉक की आपको पहचान ही बताई थी कि इग्नियस रॉक बोलते ही उसको है जिसमें सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसमें होता ही होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, मोस्ट सिलिकेट मिनरल्स हैव मेटालिक एलिमेंट्स, अधिकांश सिलिकेट खनिजों में धात्विक तत्व पाए जाते हैं, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। अधिकांश सिलिकेट खनिजों में धात्विक तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह हो गया वो पाया जाता है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सिलिकेट खनिजों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 1 3 उसका डी ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले में। Which of the following statements indicate that Himalayas are still rising? ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी इंग्लिश मीडियम में मत जाइएगा, अभी आगे आपको हिंदी वाले की मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तो आप समझते रहिए। राइट, संजय विश्वकर्मा। ओके, तो हिमालय, हाँ, इनमें से कौन सा कथन है जो ये इंडिकेट करता है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहे हैं, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, अभी भी उनकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऊंचाई में बढ़ रहे हैं। पहला स्टेटमेंट, सिमिलैरिटी ऑफ सम फॉसिल फॉर्मेशन बिटवीन शिवालिक हिल्स एंड तिब्बतन प्लेटू, मतलब शिवालिक की पहाड़ियों और तिब्बत के पठार के जो फॉसिल्स हैं, मतलब जो जीवाश्म है, उनमें समानता। दूसरा, तिब्बत में जो झीलें हैं उनका सूखना, फ्रीक्वेंट अकरेंसेस ऑफ हिमालय के क्षेत्र में लगातार भूकंप आना, और हिमालय की नदियों का अभी भी
युवावस्था में होना। ठीक है, तो ये इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हिमालय अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है। खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये अभी आपके लेवल से थोड़ा सा, अभी मैंने वो चीज़ें पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करना थोड़ा ठीक नहीं समझता हूँ ना। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ है, जो एक वीडियो पड़ा हुआ है आंतरिक बल और परिणामी स्थलाकृतियां, उससे ये क्वेश्चन है कि ग्रीवा खंड या नेपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट, ग्रीवा खंड या नेपी, जो ग्रीवा खंड होते हैं या नेपे होते हैं, ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब बलन बनता है कोई और उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंप्रेशन होता है ना, बहुत ज्यादा उसमें दबाव पड़ता है, तो बलन की एक भुजा टूट करके कहीं दूर विस्थापित हो जाती है एक्सट्रीम प्रेशर से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ग्रीवा खंड, जो उसका एक तरह से ग्रीवा का एक हिस्सा, टुकड़ा। ठीक है, हाय अभिषेक, कैसे हो आप? आप इसमें भाग लो, आप आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो ग्रीवा खंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वे तीव्र क्षैतिज संपीड़क बलों से बने जटिल वलनों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना। जब हॉरिजॉन्टल संपीड़क बल यानी कंप्रेसिव फोर्सेज लगते हैं, है ना, तो उनसे जो जटिल वलन बनते हैं, फिर उन्हीं का परिणाम होता है ग्रीवा खंड, है ना। ये अवशिष्ट पर्वतों पर पाए जाते हैं। अवशिष्ट पर्वतों पर पाए जाने की संभावना इनकी कम है थोड़ी। ठीक है, ये अधिकांशतः कहाँ पाए जाएंगे? वलित पर्वतों के क्षेत्र में, जैसे हिमालय के क्षेत्र में, आल्प्स के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में ग्रीवाखंड पाए जाते हैं। ये परिवलित वलन का एक भाग होते हैं। ये बात एकदम सही है, मैंने बताया भी था कि जो परिवलित वलन है उसी में जब और ज्यादा कंप्रेशन होता है तो उसका एक हिस्सा टूट करके दूर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? 1 और 3। अवशिष्ट पर्वतों में न पा करके ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वलित पर्वतों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स में। और ये परिवलित वलन का एक भाग होते हैं, ये भाग एकदम सही है इसकी। तो इसका 1 और 3 यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये देखिए चित्र में दिखाया भी गया है कि ये ऐसे एक परिवलित वलन है, इस पे जब और अधिक दबाव पड़ा तो ये इसी के सहारे, ये जो लाइन है इसके सहारे ये टूट जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ग्रीवा खंड क्या होते हैं। ये तीव्र क्षैतिज संपीड़क बलों से बने जटिल वलिनों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण परिवलित वलन की ऊपरी भुजा टूटकर दूर विस्थापित हो जाती है, तब उसे दूर विस्थापित हो जाती है तब उस विस्थापित भुजा को ग्रीवाखंड कहते हैं। ठीक है, ये आल्पस और हिमालय जैसे वलित पर्वतों पर पाए जाते हैं, क्योंकि वलित पर्वतों में ही तीव्र क्षैतिज संपीड़क बल अत्यधिक सक्रिय होते हैं। राइट, बहुत अच्छा, ये देखिए एक्सप्लेनेशन है इसमें। ये फिर इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं पढ़ सकते हैं, है ना। नेपेज के रिगार्डिंग, दे आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग। ठीक है, दे आर फाउंड ऑन रेलिक्ट माउंटेन्स, दिस इज रॉन्ग आंसर, है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे आर पार्ट ऑफ ओवरटर्न्ड फोल्ड्स, ये परिवलित वर्णों का वलनों का भाग होते हैं, ये एकदम सही है। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए कुछ मैंने हिमालय के बारे में पढ़ाया था, तो ये उससे क्वेश्चन है। ठीक है, बल्कि इसमें 1 2 क्वेश्चन थोड़ा हिमालय के बाहर भी है, 1 2 इसमें है, लेकिन आप फिर भी इसको ट्राई कीजिए। ये आपको मैच करना है, एक तरफ पर्वत श्रेणियां हैं, दूसरी तरफ शिखर हैं। ठीक है, काराकोरम, राकापोशी, लद्दाख, कसेरब्रम, नागा पहाड़ी, सारामती और महादेव धूपगढ़। ठीक है, अब इसमें से पूछा जाएगा कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 4, 1 2 4, ये 3 4, या 1 2 3 4 सारे ही। आंसर आपको दिख गया, इसलिए अब ये क्वेश्चन माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? यस, इसमें से 3 और 4 सही सुमेलित है। नागा पहाड़ी जो है नागालैंड में, उसी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है सारामती, सारामती पीक, है ना। और जो महादेव पर्वत है, वहीं की वहां पर जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। राइट, यस दीपिका, हाउ आर यू, कैसी हो आप? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप भाग ले रहे हो, बहुत अच्छी खुशी की बात है, आप इसमें पार्टिसिपेट करो। राइट, तो कराकोरम, राकापोसी एक्चुअली शिखर है लद्दाख का, और गसेर ब्रह्म है कराकोरम का। राइट,
यानी कि लद्दाख को आप राकापोशी से कनेक्ट कर सकते हो और कराकोरम को गसेरगढ़ से। ठीक है, ये जस्ट इंटरचेंज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और जबकि नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी सारामती है और महादेव का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। धूपगढ़ वही जगह है जब आप जाते हो पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि एमपी का अकेला हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। तो पचमढ़ी के एरिया में आपको महादेव पर्वत मिलता है। ठीक है, ये सतपुड़ा, जो पूरी सतपुड़ा रेंज है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा जो रेंज है उसमें कई हिस्से हैं। एक है राजपीपला, एक है गाविलगढ़, एक है महादेव और एक है मैकाल। मतलब जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसमें 4 रेंजेज हैं, है ना। एकदम आप पश्चिम से शुरू करेंगे तो सबसे पहले राजपीपला है। ठीक है, राजपीपला के बाद गाविलगढ़ है। गाविलगढ़ के बाद मतलब ये जो महादेव पर्वत श्रेणी है ये एक तरीके से सतपुड़ा का हिस्सा है। ये मैं बता रहा हूँ कि सतपुड़ा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि जो सतपुड़ा है, राइट, सतपुड़ा, सतपुड़ा बना हुआ है किससे? राजपीपला, राजपीपला, हम्म, राजपीपला, ठीक है, ठीक है। दूसरी श्रेणी है गाविलगढ़, गाविलगढ़, ठीक है। तीसरी है महादेव और चौथी है मैकाल। ठीक है, अब कभी यूपीएससी ये भी पूछ सकता है इनका क्रम। तो इनका क्रम बिल्कुल यही क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजपीपला, फिर गाविलगढ़, फिर महादेव, फिर मैकाल। ठीक है, महादेव सबसे ईस्टर्न पार्ट है सतपुड़ा का और राजपीपला सबसे वेस्टर्न पार्ट है, राइट। तो इनको आप अपने मैप में भी लोकेट कीजिएगा। ठीक है, ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, राइट। तो अभी हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ, ये कुछ कथनों पर विचार करते हैं कि श्रीनगर लद्दाख और जस्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। ठीक है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और पांगोंग सो खारे पानी की झील है जो लद्दाख और तिब्बत में विस्तारित है। इसको आप सीधे पहले व्याख्या से समझ लीजिए। एक्चुअली इसका कथन 2 और 3 सही है, ठीक है, और एक गलत है। ठीक है, अब ये कैसे सही है कैसे गलत है, ये तीनों व्याख्या में आप समझ लो। बहुत अच्छा मैप है, इस मैप के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। श्रीनगर जस्कर श्रेणी के दक्षिण में है। ठीक है, जबकि लद्दाख जस्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, श्रीनगर जस्कर श्रेणी के दक्षिण में है। अब आप देखिए, ये जस्कर श्रेणी है, ये जस्कर रेंज आपको दिख रही है, जस्कर दिख रही है ये। ठीक है, और जस्कर श्रेणी यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है पूरे में, ऐसे यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। लिखा केवल यहाँ पर है लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। और श्रीनगर कहाँ है आपको दिखाया जा रहा है, ये श्रीनगर है। ठीक है, तो ये जस्कर के दक्षिण में हो गया। ठीक है, जबकि जो लद्दाख रेंज है ये कहाँ है, ये जस्कर के उत्तर में है। ये आपको पता है ना। ये क्रम मैंने बताया भी था एक दिन में जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था। हिमालय वाली क्लास आप जाके देखिएगा कि ये क्रम है, कराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख, उसके दक्षिण में जस्कर और उसके दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, तो ये एकदम क्रम से है, कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल और सबसे साउथ में धौलाधर, धौलाधर की श्रेणी। ठीक है, तो आपको श्रीनगर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है, जस्कर के दक्षिण में है। ठीक है, और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, स्टेटमेंट में श्रीनगर लद्दाख और जस्कर श्रेणी के मध्य स्थित है, ऐसा नहीं है। देखो, लद्दाख और जस्कर के मध्य कोई श्रीनगर का हिस्सा नहीं है। श्रीनगर तो एकदम अलग है, यहाँ पर है। ये जस्कर के दक्षिण में, लद्दाख और जस्कर के बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये लोकेशनल क्वेश्चन आते हैं कई बार, यूपीएससी तो जरूर पूछता है। फिर चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए जो पंचनद प्रदेश है ना, पंचनद प्रदेश की सारी नदियां इंपॉर्टेंट है। इस साल भी यूपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था। अभी उस दिन जो मैं क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर रहा था, इस साल नहीं,
जो मुझे याद आ रहा है 2021 वाला क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहा था एक दिन, है ना, वो चैनल में उपलब्ध भी है, आप जाके देख लीजिएगा उसको। उसमें ये क्वेश्चन पंचनद प्रदेश से, यानी कि जो पंजाब की 5 नदियां हैं, सिंधु प्रणाली का जो हिस्सा है ना, जो सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, ये वाली सारी नदियां हैं, झेलम, इनसे एक ना एक क्वेश्चन यूपीएससी लगभग हर साल पूछता है। ठीक है। तो जैसे चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बहुत बड़ा फैक्ट है, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि सिंधु नदी प्रणाली है जो, उसमें चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। ठीक है। यह नदी हिमालय में लाहौल और स्पीति जिले में टांडी में दो नदियों चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। अब इस नदी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी, है ना। चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है चंद्रभागा नदी, उसी को बोलते हैं चिनाब नदी। और 1960 का जो सिंधु जल संधि है, जो सिंधु जल समझौता है हमारा पाकिस्तान के साथ, उसने जल प्रयोग के लिए चिनाब नदी को पाकिस्तान को आवंटित किया है। मतलब जो चिनाब नदी का जल है, वो अधिकांश हिस्सा उसका पाकिस्तान यूज करेगा। भारत अपने हिस्से के जल का उपयोग घरेलू और कृषि उपयोगों के लिए या गैर उपभोग्य, है ना, जो नॉन कंज्यूमेबल जो भी प्रयोग हैं, जिनमें मतलब जैसे पन बिजली उपयोगों के लिए कर सकता है, जैसे थोड़े बहुत घरेलू उपयोग के लिए, कृषि हल्के हल्के फुल्के उपयोग के लिए, या पन बिजली उपयोग के लिए। चूंकि पन बिजली यानी कि जो वाटर हाइडल प्रोजेक्ट, जो हाइडल हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, उसमें चूंकि पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है, बस पानी का यूज करके टरबाइन चलाया जाता है, पानी को कंज्यूम नहीं किया जाता है, तो ऐसे उपयोगों के लिए तो भारत उपयोग कर सकता है। अन्यथा इस नदी के पानी को अधिकांशतः पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है झील के बारे में था कि पैंगोंग सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट झील है, पैंगोंग सो जो झील है ना, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये देखिए, आप मैप में देखिए, ये पैंगोंग लेक है ना। पैंगोंग लेक का कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा चीन में है। ठीक है। तो अभी ये वाली झील बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी, जब जिस समय चीन और भारत मतलब एकदम आमने सामने आ गए थे। कोविड का टाइम चल रहा था वो, है ना, कोविड के टाइम के आसपास की बात है। तो उस समय से ये पंगोंग सो झील बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो पैंगोंग सो के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसको ढंग से पढ़िए कि पैंगोंग सो खारे पानी की एक झील है। पैंगोंग सो एक अंतः प्रवाही झील है, भू अवस्थित, यानी कि जो आंस मतलब कि जो आसपास से जल बह करके जिसमें बीच में आ जाता है, उसको बोलते हैं अंतः प्रवाही झील। ठीक है। ऐसी अंतः प्रवाही झील जिसमें आसपास से जल बह करके और बीच के क्षेत्र में आता है, ऐसी सारी झीलें खारे पानी की झील होती हैं, लवड़ी झीलें होती हैं। इसी तरह की एक झील का उदाहरण है जैसे राजस्थान में सांभर झील, है ना, डीडवाना झील, लूणकरनसर झील, ये सारी ऐसी ही झील है। राइट। तो राइट, तो ये जो है पैंगोंग सो झील जो है, ये पूर्वी लद्दाख में चल रहे, हाँ, ये आंशिक रूप से भारत के लद्दाख क्षेत्र और आंशिक रूप से तिब्बत में है। ठीक है। ये इसको मैं, राइट, ये जो भी इंट्रूडर है, इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले तो। कहाँ से आ गया है, कैसे आया है, ठीक है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है। हाँ, जो घुसपैठिया था उसको मैंने भगा दिया है इससे। हम्म। तो पैंगोंग सो झील जो है, ये पूर्वी लद्दाख में चल रहे हाल के सैन्य गतिरोध में सबसे विवादास्पद क्षेत्रों में से एक रही है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इसी का इंग्लिश वर्जन था इस क्वेश्चन का। और थोड़ा सा एक, अभी जैसे मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया था, है ना, ब्रह्मपुत्र हम लोग जब मैंने एक वीडियो डाला था अपना, उत्तर का विशाल मैदान, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। तो उस वीडियो में जो ब्रह्मपुत्र प्लेन था, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान था, उसमें जो ब्रह्मपुत्र के मैदान में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो ये उसी से क्वेश्चन है। राइट। कामेंग, सुबनसिरी और दिबांग, ये तीन नदियां बनी लिखी हुई हैं। इनमें से कौन सी नदी या नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदी हैं, बताइए। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा वही लोग इसका जवाब दे पाएंगे। हम्म? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं?
सबसे पहले तो मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या होता है। कोई बताएगा उसका नाम? कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो उसका भारत में नाम क्या होता है। जब तिब्बत में होती है तब उसका नाम होता है सांगपो। तिब्बत में जब होती है तब उसका नाम क्या होता है? सांगपो। कहाँ पर? तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में होता है सांगपो। और इंडिया में, इंडिया में क्या होता है उसका नाम? बताए कोई? दिहांग। यस, दिहांग। दिहांग। ठीक है, तो जो दिहांग है, वन सेकेंड, दिहांग, ये लिख नहीं रहा है, दिहांग लिख रहा है बार बार। दिहांग। ठीक है, तो भारत में तिब्बत का नाम होता है क्या? दिहांग। ठीक है, सबसे पहले जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो उसका नाम होता है दिहांग। इसमें ये दूसरी नदी एक दिबांग और एक और नदी है, कौन सी? लोहित। लोहित। ये दो नदियां जब मिलती हैं, कौन सी? दिबांग और लोहित, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम होता है सांगपो, जब भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम होता है दिहांग, जब इसमें दिबांग और लोहित नामक ये दो नदियां मिल जाती हैं तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, तब ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तो फिर ये दोनों हुई ही, दिबांग और लोहित। तो अगर दिबांग लिखा है तो वो तो परफेक्ट, मतलब परफेक्टली वो है ही है। बाकी कामेंग और सुबनसिरी, ये दोनों भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। राइट, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो गया? एक, दो और तीन, ये सारी ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो उपर्युक्त तो सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इसलिए सही उत्तर डी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझ लीजिए कि ये नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और लगभग 2900 किलोमीटर तक तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, अंत में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसमें उत्तरी और दक्षिणी तट पर कई सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलांग, जबकि दाहिने तट से आके मिलती हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। अभी तक मतलब हम लोगों ने काफी सारी चीजें जो पढ़ी थी, राइट, उनमें से मतलब जो काफी सारी चीजें मुझे लग रहा था कि रिलेवेंट है ना, उनको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो इसलिए ये आज का मैंने सेशन रखा है, बहुत ज़रूरी सेशन है ना। अभी हम इसमें आगे और बढ़ते जाएंगे, जैसे कुछ और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उनको भी आप समझिए, कि जैसे किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? कोची बंदरगाह है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ये सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? कौन सा? कोची बंदरगाह, कोचीन का जो बंदरगाह है, राइट। ये वेम्बनाड झील है जो उसके सिरे पर स्थित है, बिल्कुल उसके बिल्कुल एक सिरे पर स्थित है बंदरगाह। कौन सी झील पे? वेम्बनाड झील, वेम्बनाड कयाल कहते हैं उसको, वेम्बनाड तो क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से कौन सा पोर्ट जाना जाता है? कोच्चि पोर्ट। ठीक है, हाँ। अब लक्षद्वीप समूह के बारे में भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखो, तीन स्टेटमेंट है कि 11वें अक्षांश के उत्तर में जो द्वीपों का समूह है उसको कन्नानोर द्वीप समूह कहा जाता है, और 11वें अक्षांश के दक्षिण के जो समूह है उसको अमीन द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली लक्षद्वीप दो द्वीप समूहों का एक मतलब मिला जुला रूप है, एक है कन्नानोर और दूसरा है अमीन द्वीप। दोनों के बीच में एक जो अक्षांश है जो दोनों को डिवाइड करता है उसको बोलते हैं 11th लैटिट्यूड, है ना, 11th पैरेलल, 11वां अक्षांश या 11वां समानांतर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इस द्वीप समूह के पश्चिम में उथले लगून स्थित है। ये, ओ सॉरी, ये दोनों स्टेटमेंट, ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीसरा सही है। ऊपर वाले इसलिए रॉन्ग है क्योंकि इसके उत्तर में अमीन दीवी है और दक्षिण में कन्नानोर है, ये जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है ना। मतलब 11वें अक्षांश के उत्तर में जो द्वीप समूह है वो है अमीन दीवी, और जो दक्षिण में है वो है कन्नानोर। ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया, यूपीएससी इसी टाइप से ट्रिक करता है
कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में आपको पढ़ते ही सही लगेंगे, लेकिन वो गलत होंगे क्योंकि दोनों के आधे हिस्से को इंटरचेंज कर देता है ना, आपस में बदल देता है, जिससे दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। अब ये दोनों रॉन्ग हुए क्यों? क्योंकि उत्तर में स्थित द्वीपों को कन्नानूर नहीं बल्कि अमीन द्वीप कहते हैं, जबकि 11वें अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीपों को कन्नानूर कहते हैं। राइट। और तीसरा ठीक है, द्वीपसमूह के पश्चिम में उथले लगून, यहाँ पर लगून तो पाए ही जाते हैं, है ना। जो ये द्वीप हैं ये कोरल आइलैंड्स हैं, ये मूंगे के द्वीप हैं, और यहाँ पर उथले लगून भी मिलते हैं। लगूने लगून जो झीलें होती हैं उनको लगून बोलते हैं। ठीक है। अभी मिट्टी के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसे मिट्टी वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे इसमें से जो आपने पढ़ा हुआ है ना, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें से वो क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है। या कोई बहुत ही रिलेवेंट अच्छा क्वेश्चन होगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जैसे ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। अब्राहम समझौता किसके इसके बीच में हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच में। ठीक है, इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अब्राहम शांति समझौता हुआ था। ठीक है, जिससे शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा संयुक्त वक्तव्य में सहमति व्यक्त की गई थी, और जिसे आधिकारिक रूप से अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएई और इसराइल। राइट। और इसमें से ये बहुत अच्छा पूरा टेस्ट, ये एक अच्छी टेस्ट सीरीज है ना, मेरे ही टीम ने इसको तैयार किया है, और इसके कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज में गए हैं। ठीक है, कुछ क्या सारे ही क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन कहीं गया है, कोई क्वेश्चन कहीं गया है। एक्चुअली जो भी आप टेस्ट सीरीज मार्केट में सुनते हैं, विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का आपने बहुत नाम सुना है। ठीक है, तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज, संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज, जीएस स्कोर की टेस्ट सीरीज, इन सारे जितने भी कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग जो टेस्ट सीरीज हैं, इनके लिए जो टेस्ट प्रोवाइडर हैं, जो क्वेश्चन प्रोवाइडर हैं, वो मेरी टीम है जो काम करती है ना। ये लोग काफ़ी मेहनत से अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को भेजते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एक तरीके से हम लोग बेसिक सर्विस प्रोवाइडर हैं बहुत सारे कोचिंग को। हम लोग टेस्ट, अच्छे टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए हम लोग क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप एक तरीके से बहुत अच्छे, आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जब जाएंगे, वहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको ये मेरे पास मिल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी गए भी नहीं हैं, ये मतलब आने वाले उनके टेस्ट, जो अपकमिंग टेस्ट हैं उनमें आएंगे। ठीक है, तो इसमें अभी जुड़े रहिए, आगे मैं आपको फिर बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन थोड़े से पुराने हैं इस टेस्ट के, तो इसलिए उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब करंट के कुछ पुराने क्वेश्चन भी हैं इसमें। ठीक है, उनको डिस्कस नहीं करूँगा मैं। मतलब वही करूँगा जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, और अभी मतलब एक तरीके से हमेशा रिलेवेंट होंगे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो तो हमेशा रिलेवेंट होते हैं, करंट वाले क्वेश्चन समय रहने के समय खत्म होने के बाद वो बेकार हो जाते हैं। ठीक है, जो 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 अभी भी रिलेवेंट हैं, जो क्वेश्चन जो अपकमिंग टेस्ट में आ सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। एक यूपीएससी में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनसे। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में ये दो स्टेटमेंट है कि इसका गठन 1989 में G20 देशों के समूह द्वारा किया गया था। इसका एक उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वित्त को रोकना है। दोनों बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, मतलब कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसका बी आंसर सही है, केवल दो, केवल दो। इसकी व्याख्या आप देखिए, कि व्याख्या देखने से आप सब कुछ समझेंगे। तो वित्तीय कार्रवाई बल या एफएटीएफ के 1989 में G7 देशों के समूह द्वारा इसका गठन किया गया था, इसलिए कथन एक गलत है। ठीक है, मतलब इसमें कथन एक में क्या दिया हुआ था कि G20 देशों का समूह द्वारा किया गया था, G20 नहीं बल्कि G7, जो G7 के देश हैं उन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, 1989 में ही G7 के समूह के देशों द्वारा, है ना। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उद्देश्य हैं।
कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संघर्ष करना। काउंटर टेरर फाइनेंसिंग मतलब जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो वित्तीयन है उसको रोकना। सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वित्त को रोकना। ठीक है, इसे 2012 में जोड़ा गया। मतलब जब ये कार्यबल बना था तब इसके उद्देश्यों में ये तीसरा वाला नहीं था। तीसरा वाला जो उद्देश्य है सामूहिक विनाश के, मतलब जो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs है ना, सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वित्त को रोकना, ये उद्देश्य 2012 में जोड़ा गया। जब 1989 में इसका गठन हुआ था तब ये उद्देश्य नहीं था, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जो चीज बाद में इसके उद्देश्य में जोड़ी गई। 3 उद्देश्य हैं इसके: कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संघर्ष करना; काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवादी गतिविधियों के लिए वित्तीयन को रोकना; और सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए वित्तीयन को रोकना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको अलग से नोट कर लीजिए इसके बारे में। अब दोबारा से फिर से इसको रिवाइज कीजिएगा कि FATF क्या है। ठीक है, ओके। जैसे हाँ, जो मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और खास तौर पे जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं उन पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो कि अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कहीं भी किसी भी एग्जाम में, कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ठीक है, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में व्यवसाय विनियमन के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल है? व्यवसाय विनियमन के: सीमाओं के पार व्यापार, बिजली प्राप्त करना, दिवालियापन या इंसॉल्वेंसी का हल। ठीक है, तो इसका ये तीनों ही सही है। इसको थोड़ा सा पढ़िए, है ना, बस एक पैराग्राफ में इसमें, कि विश्व बैंक समूह ने रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए डेटा में बदलाव के बारे में पता चले नियमितताओं का आकलन करने के लिए डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है ना। उस समय, जिस समय की बात है ये, उस समय रोक दिया था। वैसे ये इसी समूह का एक रेगुलर प्रकाशन है। ठीक है, ये 12 क्षेत्रों को कवर करता है। जैसे एक, व्यवसाय को शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, बहुत सारे इसमें 12 क्षेत्र हैं। इतने डिटेल में नहीं जाना है, राइट। तो अभी आप ये याद रखिए कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देप्सांग मैदान, जो हाल ही में समाचारों में रहे हैं। जब भारत चीन गतिरोध हो रहा था उस समय ये मैदान बहुत चर्चा में थे। देप्सांग प्लेन्स, ये कहाँ पर है? कोई बताएगा इसका आंसर? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में? कोई गेस करे? हम्म, बताइए। हम्म, यस, सी, देप्सांग मैदान लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इनकी जो मतलब जैसे जब दोनों ये ऑप्शन आ जाएगा ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली इनकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है? देप्सांग मैदानों की लद्दाख में। और ये कैसे? हिमानी जनित मैदान है। ग्लेशियल प्लेन्स हैं ये, समझ रहे? ये है ग्लेशियल प्लेन्स, मतलब जो ग्लेशियर बनाता है। और हाल में भारत चीन सैन्य गतिरोध के कारण ये चर्चा में रहे थे। ठीक है, बहुत। हाँ, अभिषेक यादव ने इसका आंसर दिया था जम्मू कश्मीर, जो कि रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसका सही आंसर है लद्दाख। देप्सांग मैदान लद्दाख में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। हम्म, हाँ, ये ऋषि गंगा काफी ये उस समय चर्चा में आई थी जब एक भूस्खलन झील प्रकोप बाढ़ आई थी। ये 1 साल पहले की बात है। तो ये पूछा गया है कि ऋषि गंगा, जिसमें हाल ही में एक भूस्खलन झील प्रकोप बाढ़ LLOF आपदा का कारण बना, निम्नलिखित में से किस हिमालयी नदी की सहायक नदी है? ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है? हम्म, ये है अलकनंदा की सहायक नदी। ऋषि गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, जिसमें अधिकतर इस तरीके से लैंडस्लाइड से फ्लड डिजास्टर आता है, अचानक से बाढ़ आ जाती है ना। इसी टाइप की एक बाढ़ से केदारनाथ डिजास्टर हुआ था। केदारनाथ आपदा आई थी, केदारनाथ में जो अचानक से बाढ़ आ गई थी, आपको ध्यान होगा। केदारनाथ का मंदिर उसके बाद काफी समय बाद ओपन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए अभी तक के हिस्से से। फिर आगे इसमें, एक्चुअली इसमें आगे फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन है, दूसरे भी अन्य क्वेश्चन है ना, उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अभी आपका हिस्ट्री का कोई ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ है, राइट।
और आगे हम लोग इसमें जैसे इकोनॉमी है उसके क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जब मैं इकोनॉमी के कुछ लेक्चर लूँगा, कुछ वीडियोस आएंगे इकोनॉमी के, है ना, कुछ बेसिक मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, इसमें कुछ करंट अफेयर्स भी कराऊंगा। देखिए, मैं यूपीएससी के आपको मतलब पैटर्न के बारे में बता दूं कि यूपीएससी में अगर आपने 3 पार्ट हैं यूपीएससी के, जो मतलब एक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, दूसरा इकोनॉमिक्स और तीसरा आपका हो गया इकोलॉजी, राइट। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिक विज्ञान। अगर आपने 3 पे कमांड कर लिया, राइट, अगर आपने इन 3 पे कमांड कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने लगभग जंग जीत ली, लगभग आपका प्रीलिम्स हो गया। क्योंकि ज्योग्राफी से करीब करीब 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से और करीब करीब 15 ही क्वेश्चन आता है इकोलॉजी से। तो यानी कि ये तीनों ही मिल करके कवर करते हैं 40 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ बहुत आप करंट के क्वेश्चन कर ही लेंगे, दो चार पाँच। और एक बार आप 50 का आंकड़ा आप पार कर गए तो आप समझ लीजिए यूपीएससी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत और भी कुछ कर ही लेंगे। तो मतलब आपका जो मेजर, जो एक तरीके से जो आपका जंग आपका जीतेंगे आप किससे, अब ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इकोलॉजी, आपने ये तीनों पे अगर कमांड हासिल कर ली ना। और पॉलिटी से सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको मैं बता दूं कि आप केवल लक्ष्मीकांत पढ़ते रहिए, आप कुछ मत कीजिए। जब भी खाली टाइम मिले पॉलिटी में उठा करके लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए एक चैप्टर, ठीक है। एक दो चैप्टर पढ़िए, बंद कर दीजिए, उससे कुछ नोट्स बना लीजिए, उससे कुछ फैक्ट निकाल के लिख लीजिए, ठीक है। केवल इतना करते रहेंगे तो जो भी 12-15 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं उनमें से 7-8 तो कर ही लेंगे, राइट। उसमें 7-8 कर लेंगे तो बस आपका काम हो गया। आपने 7-8 उधर पॉलिटिक कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए, 5-6 मैं बता रहा हूँ मिनिमम आप कर ही लेंगे। हम्म तो आपने 15 क्वेश्चन का काम उधर कर लिया, बाकी ये करीब करीब 45 क्वेश्चन है इधर वाले। कौन कौन से, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, ठीक है। और थोड़े बहुत 4-5 क्वेश्चन करेंट, 45-50 क्वेश्चन ये। तो बस आपने इतना कॉम्बिनेशन आपने सेट कर लिया तो आपका समझ लीजिए यूपीएससी का प्रीलिम्स निकल गया। यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना ये ज्ञान की बात नहीं है, ये स्ट्रेटजी की बात है, टेक्निक की बात है। इसमें कोई ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं लगता, ज्ञानी बहुत पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं, ज्ञानी इतने सारे पड़े हुए हैं देश में, लेकिन उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उनको स्ट्रेटजी नहीं पता है कि उनको कौन से पार्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्या पढ़ना है, उनको यही नहीं पता है। तो मैं आपको खासतौर पे स्ट्रेटजिकली तैयारी करना बताऊंगा, है ना। मैं आपको, जैसे मैंने अभी इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी पूरी डिस्कस की थी, वीडियो मेरा इसमें पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल में, है ना, कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमी स्ट्रेटजी, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी। तो वो जाके देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल से मैंने सारी स्ट्रेटजी बताई हुई है कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताया हुआ है। तो उसको जाके एक बार देखिए डिटेल से, उसको पूरा देखिए, 1 घंटे के करीब करीब वीडियो है, उसको देख लेंगे तो आपकी आगे की बहुत सारी मेहनत बच जाएगी, ठीक है। वो 1 घंटा खर्च नहीं करेंगे तो आप ऐसे 50 घंटे खर्च कर देंगे, उसका कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें टेक्निक वाली हैं, जो भी चीज़ें यूज वाली हैं, उनको ज़रूर आप करते चलिए, ठीक है। अभी देखिए जैसे एक ये, हाँ, एक ये सूचकांक बहुत आता है। जैसे विश्व के देशों के लिए वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का श्रेणीकरण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मतलब वर्ल्ड या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? ये कौन जारी करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जो एमपीआई रिपोर्ट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? एक संस्था है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये दोनों की संयुक्त पहल है ना, मतलब वो भी अकेले नहीं जारी करता है। ये ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के साथ मिलकर के जारी करता है। कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या जारी करता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए डिस्कस किया, ठीक है। तो इसको, हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको कि डिस्कस मतलब जो मेरा जो डिस्कशन है वो अराउंड किस पे रहेगा? ज्योग्राफी पे रहेगा, इकोनॉमी पे रहेगा और इकोलॉजी पे रहेगा, ठीक है।
इसके अलावा बीच बीच में मैं दूसरे सब्जेक्ट की भी आपको स्ट्रेटजी, वहाँ पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं डिस्कस करता रहूँगा। मैं पॉलिटी भी आपको डिस्कस कर दूंगा, है ना। जिससे आपको पॉलिटी में भी हेल्प मिलेगी, आपको पढ़ने में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके भी क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। क्वेश्चन का तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन में करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन का पूरा भंडार है। मैंने बताया ना कि मेरी टीम, मतलब जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, विजन आईएएस है, ठीक है, विजन आईएएस है, इवन वाजीराम में भी क्वेश्चन जाते हैं। वाजीराम में सबसे, मतलब हमारे जो सबसे फुद्दू क्वेश्चन है, जो सबसे बेकार क्वेश्चन है, वो वाजीराम में जाते हैं। आपको सुन के हंसी आएगी, है ना, कि वाजीराम आईएएस का नाम है, वाजीराम एंड रवि का, लेकिन जो सबसे बेकार क्वेश्चन है वो वहाँ जाते हैं, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज सबसे बेकार है, शुरुआत से जानी जाती है। हम्म अच्छे, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है, वो विजन आईएएस में जाते हैं, है ना। वो क्वेश्चन का एक्चुअली जो कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जाएगा, वो उसके क्वेश्चन के पेमेंट के ऊपर होता है, राइट। तो विजन आईएएस सबसे अच्छा पेमेंट देता है, तो उसको सबसे अच्छे क्वेश्चन देते हैं हम लोग। और सबसे अच्छे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेहनत से बनते हैं, इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा पेमेंट होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको बेस्ट से बेस्ट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, उनकी अच्छे से अच्छी व्याख्या जो हो सकती है, वो व्याख्या यहाँ पर मिलेगी आपको, है ना। आपको कहीं भी 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। सारा किताब की दुकानों से सारा जो आप वो फोटो स्टेट सारा उठाते हैं, फिर उसको पढ़ते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, कैसे पढ़ेंगे उसको, है ना। अब जैसे मेरे साथ आप एक थोड़ा सा और भी 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, 12 लोग जुड़े हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है, थोड़ा मजा आता है ना। अब आप लेके बैठेंगे, खोलेंगे, पढ़ना पलटेंगे, पन्ना पलट के बंद कर देंगे, थोड़ी देर में सो जाएंगे। तो वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा एंगेजिंग होता है, थोड़ा एंगेज हो जाते हैं हम लोग, है ना। इस तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। थोड़ा सा फिर डिस्कशन होगा, फिर आप जाएंगे, इन चीज़ों को देखेंगे, ढूंढेंगे। तो एक्चुअली पढ़ने का ये तरीका होता है, राइट। ये थोड़ा सा एक गुरुकुल जो प्रणाली टाइप की होती है ना, ये सिस्टम होता है पढ़ने का, ठीक है। तो अभी आप पॉलिटी भी पढ़ेंगे, अगर आप, मतलब अगर आप ये बोलेंगे, थोड़ा सा आप अपना जाहिर कीजिए मत इसमें, कुछ लोग कमेंट करके बताएं, तो मैं पॉलिटी की बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो लोग भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या नहीं पढ़े हैं, तो अभी जाके पढ़ना चालू कर दें आज से ही, ठीक है। लक्ष्मीकांत वाली किताब उठाएं, लक्ष्मीकांत, और उससे इंडियन पॉलिटी की जो किताब है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत की लिखी हुई, उसको पढ़ना चालू कर दें, है ना। पहले चैप्टर से पढ़ना चालू कर दें, या आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, कि जैसे पता है आपको कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, है ना। नीति जैसे तो तत्वों से आते ही आते हैं। तो सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ डालिए, और आप बताइएगा कि भाई हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, जो बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो व्याख्या के साथ उनको करवा दूंगा। मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक वाइज, उनको लेके आ जाएंगे हम लोग, राइट। आप देख रहे होंगे इसमें चलते हुए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी के, हर कुछ, हर सब्जेक्ट के इसमें मिलते जाएंगे। जैसे ये राज्यों में विधायी परिषदों का उत्साधन या निर्माण के लिए विधेयक पारित किया जाता है। कहाँ कैसे पारित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ये संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, है ना। संसद के साधारण बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं के समर्थन से। ये संसद के 2/3 बहुमत, पूरा दिमाग आपका घूम जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका ए आंसर है। राज्यों में विधान परिषद या के उत्साधन या निर्माण के लिए, मतलब जैसे आपको पता है कि कुछ राज्यों में विधान, मतलब द्विसदनीय विधान मंडल है ना, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जो बड़े राज्य हैं कुछ। तो वहां पर उनके निर्माण या उनके खत्म करने के लिए, उत्साधन के लिए क्या तरीका होता है, संसद में कैसे विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और उसको किस तरीके से पास किया जाता है। तो उसका तरीका क्या है? संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और फिर उसको साधारण बहुमत से पास करना ही पर्याप्त होता है, ठीक है। उसमें कोई 2/3 बहुमत और ये सब भारी बहुमत की जरूरत नहीं होती है। विधान परिषद को बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर वो साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा, बस केवल 50% से ज्यादा लोग उसको, उसके पक्ष में आ जाए, तो एक नई विधान, एक मतलब उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगी। समझ रहे हैं? अब जैसे प्रस्तावना की बात है, ये क्वेश्चन है प्रस्तावना से, कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है?
ठीक है, तो आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। हर साल क्वेश्चन प्रस्तावना से, मूल अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, इन सब पार्ट से एक एक क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो आप यही आज से चालू कर दीजिए, प्रस्तावना ही पहले पढ़ डालिए पूरी। ठीक है, प्रस्तावना को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आपको जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको सबको वन बाय वन पढ़ते जाइए, है ना। आप अगर पॉलिटी भी तैयार कर लिए ना, तो आपके समझ लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन आपने हिट कर दिए यूपीएससी के। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो पॉलिटी के आते हैं, सीधे सीधे लिखे होते हैं, बिल्कुल सीधी लैंग्वेज होती है उनकी। ठीक है, मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के होते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, जो सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं, सरलतम क्वेश्चन जो होते हैं, राइट। और मैं आपको थोड़ा सा और स्ट्रेटजी के बारे में और थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, जैसे कि हम्म कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे धारा 370 जब हटाई गई थी, तो धारा 370 के बारे में फिर से पढ़ लीजिए, है ना। दृष्टि आईएएस के चैनल पे जाइए, विकास देवी कीर्ति जी का एक बहुत अच्छा वीडियो है धारा 370 और 35 ए के ऊपर, है ना। बहुत एकदम हिट, सुपर डुपर हिट वीडियो है वो, उसको जाके देख लीजिए। तो उससे क्या होगा आपका कि पूरा का पूरा जो धारा 370 है और 35 ए है, उस प्रावधान से रिलेटेड आसपास उसकी पूरी हिस्ट्री पूरी उन्होंने डिटेल से पूरा डिस्कस किया, करीब करीब 3 घंटे का वीडियो है। उसको देखेंगे तो आपको वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहां से क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है, राइट। तो मैं तो आपको देखिए सलाह अच्छी से अच्छी दे सकता हूँ, है ना। अब इसमें ये नहीं है कि भाई कोई मेरा कंपटीटर कोई भी नहीं है मार्केट में, मैं आपके लिए बेस्ट चीज़ें जो है मैं बता दूंगा कि भाई आप ये चीज़ वहाँ से कर लीजिए, ये चीज़ वहाँ से कर लीजिए, है ना। तो आपका भला होना चाहिए फाइनली, आपके लिए मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, राइट। तो अभी बीच में बहुत ज़्यादा उनका कोई विरोध भी कर रहे थे, पता नहीं किस किस मुद्दे पे, है ना। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, है ना। वो सब तमाम पॉलिटिक्स चलती रहती है इस तरीके की, है ना, गंदी पॉलिटिक्स है। शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन्होंने अपना जो भी मत रखा वो अपना एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, किसी संदर्भ में वो क्लास में पढ़ाते हुए उसको डिस्कस कर रहे थे, सीता माता के वृत्तांत को लेकर के, या जो शंभू वध को लेकर के जो उनका विचार था कि तुलसीदास किस तरीके से अपने पूर्व के जो तमाम सारे मतलब रामायण के जो पूर्व रूप हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण या दूसरी रामायण, जो रामायण के बहुत सारे रूप हैं, उससे तुलसीदास की जो राम कथा है, जो उनकी रामचरितमानस है, वो बहुत अधिक आगे है, प्रगतिवादी है ना। तो इसका वो चर्चा कर रहे थे, तो इस संदर्भ में वो बता रहे थे कि जो वाल्मीकि रामायण है उसमें शंभूक वध और सीता माता को जो मतलब जो उनका था कि उनको त्यागने वाली वो जो कहानी है, उसको मतलब जो वाल्मीकि रामायण में तो जगह दी है, लेकिन उसको बाद में तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में उस संदर्भ को, उस प्रसंग को छोड़ दिया है। तो इस मामले में वो वाल्मीकि जी से प्रगतिवादी हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रगतिवादी हैं। उन्होंने ऐसे फालतू के जो संदर्भ है कि उन्होंने शंभू का वध किया या सीता माता को उन्होंने त्याग दिया, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने छोड़ दिया। अच्छी बात है, उन्होंने वो प्रगतिवादी विचारधारा के थे, इसका मतलब बस यही चीज़ वो डिस्कस कर रहे थे। उस पे पता नहीं क्या तिल का ताड़ बना करके तमाम सारी उसमें राजनीति और तमाम पार्टियां उस पे ट्विटर व्यूटर पे आकर के पता नहीं क्या क्या उनके अगेंस्ट बोलने लगे हैं। सम्मानित है, शिक्षक हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, नॉलेज है उनको, अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। तो ये सब चीज़ें फालतू की हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का मैं भी सम्मान करता हूँ, सबको करना चाहिए, सीनियर, हमारे सीनियर टीचर हैं वो। हम्म, मतलब दृष्टि आईएएस के संस्थापक के रूप में नहीं, उसके ओनर के रूप में नहीं, मैं उनका एज ए टीचर सम्मान करता हूँ, है ना। उन्होंने काफ़ी टाइम दिया है, अच्छा नॉलेज गेन किया है, सबको बहुत सारे लोगों का आईएएस पीसीएस बनाया है, अच्छा काम किया है उन्होंने, उनकी तो हमेशा सराहना होनी चाहिए। फालतू की सब चीज़ों से मतलब उनको जोड़ते हैं ये लोग, ये बहुत गलत है। और तमाम सारे उनके क्लास के तमाम सारे छोटे छोटे वो निकाल के, क्लिप्स निकाल के, और उनको पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज करते हैं, वो सब गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये सब होता है, लेकिन आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ये सब चलती रहती हैं मीडिया में, है ना, थोड़ा बहुत हम लोग को भी दिख ही जाती है। हम्म अच्छा, अभिषेक यादव लिख रहे हैं कि सर हाँ, आलोक रंजन ने लिखा था 5 स्टेट में है क्या, मतलब द्विसदनीय विधान विधानमंडल, हाँ बिल्कुल होगा।
है ना। बाकी थोड़ा सा और अपडेट हो जाइएगा, इस पे देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार बदलते रहते हैं, किसी किसी राज्य में भंग कर दी जाती है, किसी राज्य में नहीं बन जाती है, तो ये चीज़ें चलती रहती है ना। तो थोड़ा सा अपडेटेड आंसर होना चाहिए इसमें, जो भी होना चाहिए आपका, राइट। और ये क्वेश्चन का पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन का पीडीएफ क्या, मतलब एक अभी तो जैसे आज मैंने जस्ट एक शुरुआत किया था कि मतलब मैं अब जीएस के पेपर या जीएस के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के मतलब उद्देश्य से मैं डिस्कस किया करूँगा रेगुलर आप लोगों के साथ। तो ये उसी मतलब उसी की एक जस्ट शुरुआत थी। बाकी अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से इसे करेंगे। हम्म मतलब एकदम जैसे जस्ट लाइक ए टेस्ट सीरीज, मतलब जिस जैसे आप बड़े से बड़ी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उस तरीके से इसको करेंगे। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे और एक दो दिन का टाइम चाहिए, इसको मैं शुरू करवा दूंगा। बिल्कुल ये रेगुलर चलेगा ये काम, ठीक है। और इससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा आपको प्रीलिम्स क्लियर, आप मतलब प्रीलिम क्लियर करने में बहुत आसानी होगी आपको, राइट। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी आप उतना गेन नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात का भरोसा मानिएगा, जितना आप मतलब एक 100 क्वेश्चन को आप हल करके उसके व्याख्या को पढ़ करके आप जितना गेन कर सकते हैं, ये मतलब मैं बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल अनुभव वाली चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ये देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, अभी ज्योग्राफी का है, इसलिए अचानक से मेरे सामने आ गया है ये, कि वतन जोकुल हिमावरण या आइस कैप के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक आइस कैप है। आइस कैप या आइस बर्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मतलब हिमखंड हैं, हिमावरण हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक आइस कैप है जिसका नाम है बत्तन जोकुल आइस कैप, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है कि ये आइसलैंड में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा हिमावरण है। दूसरा, ये यूरोप का एक निष्क्रिय ज्वालामुखी स्थल है ना। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, एकदम यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, इसका केवल ए सही है। यानी कि वत्तन जोकुल आइसलैंड में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा आइस कैप है, मतलब पूरे यूरोप का, है ना, आइसलैंड में स्थित है और पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आइस कैप है। और यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। मतलब इस एरिया में जो आइसलैंड का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें आइसलैंड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ग्रिम्सवोर्टन भी शामिल है। कितना शानदार इंफॉर्मेशन है 2 लाइन में, ठीक है, एकदम शानदार, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा तो धराशायी कर देगा अच्छे से अच्छे पढ़ाकू लोग को भी, समझ रहे हैं। वतन जोकुल आइसलैंड में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा हिमावरण है और यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं, जिनमें से आइसलैंड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ग्रिम्सवॉटन, अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रिम्सवॉटन वोल्केनो कहाँ स्थित है, ग्रिम्सवॉटन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं बता पाएंगे कहाँ स्थित है, आइसलैंड में। और ये आइसलैंड का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, वतन जोकुल क्षेत्र है। तो इसको मेरे फेवरेट क्वेश्चन में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं कुछ फेवरेट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें इनको शामिल किया जाएगा जो मेरे हिसाब से बहुत सुपर डुपर हिट और परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी प्रश्न होंगे, ठीक है। मैंने इस पे काम चालू किया है और बहुत मेहनत के साथ इस काम को करूंगा, और आपको सबसे ज़्यादा इससे फायदा होगा यूपीएससी के इस साल के प्रीलिम्स में, 2023 वाले प्रीलिम्स में, ठीक है। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद हागिया सोफिया विवाद ये किस देश की गतिविधियों के संदर्भ में आता है। हागिया सोफिया विवाद, बताइए। 4 ऑप्शन है, चीन, इराक, यमन और तुर्की। कौन इसका आंसर देगा। हागिया सोफिया ये बहुत फेमस है। इसका ऑप्शन है, आंसर है तुर्की। सदियों पुरानी हागिया सोफिया इमारत का निर्माण मूल रूप से इस्तांबुल तुर्की में कैथेड्रल चर्च के रूप में बिजेंटाइन एम्पायर के शासक जस्टिनियन प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। हाल ही में तुर्की द्वारा हागिया सोफिया संग्रहालय, जो कि एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, उसको एक मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। समझ रहे हैं। मतलब ये जो मतलब शुरुआत में मूल रूप से ये एक चर्च के रूप में बनाया गया था, ठीक है। ये जो इमारत थी एक चर्च के रूप में थी। किसने बनाया था, बेजेंटियन एम्पायर के शासक जस्टिनियन प्रथम ने। है कहाँ पर है ये, इस्तांबुल तुर्की में। तुर्की का बहुत फेमस शहर है इस्तांबुल। हम्म वहाँ पर ये हैगिया सोफिया इमारत है, और ये पहले एक चर्च के रूप में थी, और हाल ही में क्या किया, तुर्की ने इसे एक मस्जिद का दर्जा दे दिया। मतलब एक चर्च को मस्जिद का दर्जा दे दिया, जिसकी वजह से ये विवादों में रहा,
ठीक है, और साथ में ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको भी मैं एक हिट लिस्ट में ही डालूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि, जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी मतलब पिछले एक साल नहीं बल्कि करीब करीब 2-3 साल के पीछे के करंट भी पूछ लेता है कई बार। तो वो इसी टाइप के करंट के क्वेश्चन होते हैं, समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन एक साल तक चर्चा में रहेंगे, ये एक साल नहीं 2-3 साल तक और हमेशा चर्चा में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और इतना बड़ा काम किया गया, मतलब एक चर्च को मस्जिद के रूप में घोषित कर दिया गया। देखिए कितना, मतलब कितना, मतलब फालतू काम किया है एक तरीके से, मतलब एक धर्म से उसको दूसरे धर्म में डाल दिया है इमारत को, जो कि मूल रूप से चर्च के लिए बनी थी जो इमारत, उसको मस्जिद घोषित कर दिया। बहुत गलत काम, सही नहीं है ऐसा करना। ठीक है, तो इससे उस धर्म विशेष के लोग कितने आहत हुए होंगे, सोचिए कि वो जो क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, उनको कितना ज्यादा, वो लोग कितना आहत हुए होंगे, है ना, उनके इस कदम से, तो टर्की के इस कदम से। ये निश्चित रूप से मतलब एक तरीके का प्रतिगामी, एक तरीके का मतलब बैकवर्ड टाइप का एक एटीट्यूड इसने दिखाया, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड नहीं दिखाया। ठीक है, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड तो ये होता कि मान लो वो अगर उसको एक अस्पताल घोषित कर देते उस इमारत को, या उसको एक मतलब एक कोई स्कूल घोषित कर देते, तब एक प्रोग्रेसिव स्टेप होता है ना। ये तो और रिग्रेसिव स्टेप है कि आपने उसको एक धर्म से और उससे भी ज्यादा मतलब सीमित दूसरे धर्म में उसको डाल दिया, है ना। ये बहुत ही मतलब भर्त्सनाक योग्य तरीके से, राइट। तो हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको मैं डिस्कस करता हूँ थोड़ा। फिशिंग कैट, है ना, ये एक तरीके की प्रजाति है ना, जो भारत के जंगलों में, वनों में पाई जाती है, फिशिंग कैट। इसके बारे में एक्चुअली जो इकोलॉजी के क्वेश्चन है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। जैसे ये फिशिंग कैट के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आईयूसीएन सूची में संवेदनशील प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, यह भारत में केवल उत्तर प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कृषि के कारण इनके आवासों का विनाश इनकी आबादी में गिरावट का मुख्य कारण रहा है, और हाल ही में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में फिशिंग कैट को कॉलर लगाया गया था, है ना। अब ये 4 ऑप्शन है, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, इसके ऑप्शन में जाइए आप, इसके व्याख्या में जाइए सीधे। फिशिंग कैट की संरक्षण स्थिति क्या है? ये आईयूसीएन की लिस्ट में संवेदनशील प्रजाति है। ठीक है, वल्नरेबल स्पीसीज है। कैसी है? वल्नरेबल, संवेदनशील। ठीक है, वल्नेबर स्पीसीज है, बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट एकदम राइट है। ठीक है, दूसरा, ये भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है, और भारत में सुंदरवन, मैंग्रोव, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समांतर हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट आदि क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन के क्षेत्र में, गंगा और ब्रह्मपुत्र के समानांतर हिमालय की जो तलहटी है उसके क्षेत्र में, और पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र में। ठीक है, मतलब ये भारत में काफी दूर दूर तक इसका मतलब एक तरीके से वितरण है, काफी दूर दूर तक ये प्रजाति पाई जाती है, फिशिंग कैट। हम्म आर्द्र भूमियों के नष्ट होने के कारण, आवासों का विनाश और शिकार इत्यादि इसके समक्ष संकट का मुख्य कारण है। किसी भी प्रजाति का जब आवास, उसका हैबिटेट लूज हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है ना। मतलब किसी भी प्रजाति के संख्या कम होने का जो मुख्य कारण होता है उसके हैबिटेट का लॉस, उसके आवास, मतलब किसी का घर ही अब जब समाप्त हो जाएगा तो वो कहाँ रहेगा। ठीक है, तो जो तमाम तरीके की आर्द्र भूमियां, मतलब वेटलैंड, झीलें वगैरह जब वो नष्ट होती हैं, तो एक्चुअली उसी के आसपास इनके आवास होते हैं, इनके हैबिटेट होते हैं। और दूसरा, शिकार। शिकार तो कारण है ही है, ये इस वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। हम्म, और हाल ही में भारत में पहली बार आंध्र प्रदेश स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, अब ये क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर 10 फिशिंग कैट की कॉलरिंग की गई थी, उनको कॉलर लगाया गया था, ताकि जैसे इसमें होता है कि जैसे फिशिंग कैट इधर से उधर जा रही है, उसका क्या बर्ताव है, क्या उसका बिहेवियर है, उसको अगर कोई शिकारी मारता है तो वो सारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दर्ज हो जाए। कॉलर से उसकी लोकेशन वगैरह पता चलती रहती है कि वो कहाँ जा रही है। जैसे 10 को पहना दी गई कॉलर, तो वो 10 की लोकेशन पूरी
पता चलती रहेगी जो कहाँ आ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, है ना, किससे मिल रही हैं, उनका क्या बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो सारी चीज़ समझ रहे हैं? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको एक अच्छे क्वेश्चन की लिस्ट में डालूंगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। राइट। तो हाँ, एक जो मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो तमाम प्रकार के, उन वो भी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, है ना। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, है ना, इकाओ बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इकाओ। उसके संबंध में विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी का दर्जा प्राप्त है। दूसरा, ये शिकागो कन्वेंशन के तहत गठित किया गया था, है ना। तो इसके हम लोग व्याख्या देखेंगे, दोनों यहाँ इसका ऑप्शन सही है। यस, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक है। कौन? इकाओ, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, और इसमें तमाम सारे जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन से संबंधित तमाम सारे ये नियम करता है, कानून बनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर शिकागो कन्वेंशन के रूप से जाना जाता है, उसी से इसकी स्थापना की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी शामिल करते हैं। देखिए, जो लोग मेरे साथ ये क्वेश्चन कर रहे हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही खेल खेल में तैयार हो गए। ठीक है। अब क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में टकराएंगे तो आपको तुरंत हिट करेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने विगोर सर के साथ सही किया था, है ना, इसको प्रैक्टिस किया था। नुआखाई जुहार, ये बहुत फेमस उत्सव है, कृषि उत्सव है, और कई कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नुआखाई जुहार, है ना। ये किस मतलब राज्य का कृषि उत्सव है? इसको नुआखाई पर्व या नुकाही भेंट घाट भी बोलते हैं। ठीक है। ये उड़ीसा का कृषि उत्सव है, बहुत फेमस है, नुआखाई जुहार, उड़ीसा का। राइट। अभी इकोनॉमी के इतना टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तो आपको इतने इस लेवल की इकोनॉमी समझाई भी नहीं है। ये काफ़ी लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये सही उतना अभी आपके लिए इतना मतलब वैसे क्वेश्चन करने हैं अभी जो बेसिक हैं, थोड़ा ज़रूरी हैं, आसानी से समझ में आ जाए, वैसे क्वेश्चन करने हैं। तो फर्स्ट लेवल है आपका, देखिए अभी आप लेवल 1 में हैं, एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लेवल 1 में है ना। एकदम से हाई लेवल पे आप चले जाएंगे, वो ठीक नहीं है। जैसे इकोनॉमी के जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन अभी मुझे दिखता है तो मैं उसको कराता हूँ सबसे पहले। हम्म हम्म, जैसे ये क्वेश्चन है, नहीं ये भी थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है अभी तो। ऐसा क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और थोड़ा करंट से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंजल निवेशक, जैसा कि उन्हें जाना जाता है आमतौर पर, क्या होते हैं एंजल निवेशक? आपने बहुत सुना होगा आजकल, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, है ना। तो आपने जो भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे ओयो भी एक स्टार्टअप था, हम्म ओला एक स्टार्टअप था। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, मतलब ये जो नए नए मतलब नए नए बिजनेस, नए नए कॉरपोरेट आते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं उनको, उनको एंजल इन्वेस्टर की जरूरत होती है। शुरुआत में उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं सीड फंडिंग। सीड मतलब बीज, मतलब शुरुआती जो फंडिंग होती है वो कौन देता है? एंजल इन्वेस्टर, है ना। एक तरीके से देवदूत ही होते हैं, एंजल को हिंदी में क्या बोलते हैं? देवदूत, है ना। वो नए स्टार्टअप के लिए देवदूत की तरह आते हैं, उनको बहुत सारा फंडिंग दे करके जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है। ये आमतौर पे नए स्टार्टअप को सीड फंडिंग देते हैं, है ना। मतलब बढ़िया, सीधा, सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की लिस्ट बना के फिर उनको डिस्कस करके उनको बार बार प्रैक्टिस करके, इससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होती है। राइट। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें बहुत अच्छी अच्छी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया भी था जब मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी यूपीएससी की, कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स की तैयारी आप कैसे करें,
तो मैंने बताया था कि मनी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, मनी से, मुद्रा से और बैंकिंग से। ये दो मोस्ट फेवरेट पार्ट हैं यूपीएससी का, मनी और बैंकिंग। अगर आपने इकोनॉमिक्स में केवल इन दो की ही तैयारी अच्छे से कर ली ना, इन दो, मनी, बैंकिंग, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन वगैरह, है ना, जैसे इसका अगला क्वेश्चन भी है स्टैगफ्लेशन और अपस्फीति के संबंध में, तो आप समझ लीजिए कि आप अगर इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन आएंगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन इसी हिस्से से आएंगे, मनी, बैंकिंग और इन्फ्लेशन वगैरह इसी से आएंगे। ये बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इतने सालों के जो मेरा टेस्ट सीरीज का जो अनुभव है, मैं 2013 से टेस्ट सीरीज तैयार करवा रहा हूँ डिफरेंट बड़े से बड़ी कोचिंग संस्थाओं के। मतलब प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो मेरी टीम तैयार करती है, मैं उसको पूरा ओवरव्यू, परव्यू, रिव्यू सब कुछ करता हूँ। तो उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। केवल मैं, मतलब केवल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, केवल इनका अनुभव नहीं रखता हूँ मैं, सारे क्वेश्चन तो सारे ही मेरे नज़रों से जाते आते रहते हैं। तो मैं उस सारे अनुभवों का आपको पूरा एक मतलब निचोड़ बता रहा हूँ कि इकोनॉमी में आपको मनी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, अगर आपने केवल ये 3-4 एरिया पकड़ लिए तो आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो गए। और यूपीएससी के पेपर में 5-6 क्वेश्चन होना मतलब बहुत आगे निकल जाना, मतलब बहुत सारे लोगों से बहुत आगे निकल जाना। जैसे आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये क्या क्या करता है, कैसे करता है, कौन सी पॉलिसी लाता है, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब रिजर्व बैंक की कार्य है जैसे, है ना, किस किस रूप में कार्य करता है ये रिजर्व बैंक, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब जैसे आज मैंने खास तौर पे ज्योग्राफी के ऊपर फोकस किया है ना। अब ऐसे ही डेली अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एक शेड्यूल भी बना सकते हैं इसका। मैं इसका एक शेड्यूल ही बल्कि बना के डालूंगा, राइट, कि मतलब हम डेली एक अलग सब्जेक्ट लेकर के डिस्कस करेंगे। जैसे आज ज्योग्राफी कर लिया, कल इकोनॉमी कर लिया, परसों पॉलिटी कर लिया, फिर एक दिन मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। वो भी मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा तरीका रहेगा, राइट। तो ऐसे कर लेंगे। तो इस तरीके से करके हम लोग मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब जो लोग मेरे साथ ये काम करेंगे, आप इसमें लीजिए उनकी प्रीलिम्स क्लियर करने की संभावना मतलब बहुत अधिक हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए, खूब पढ़ लीजिए आप, लेकिन आप वो धार नहीं ला पाते हैं, है ना। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको वो जो क्विकनेस चाहिए होती है ना, वो क्विकनेस नहीं ला पाते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें। वो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ डालिए, उससे वो परफेक्शन आ ही नहीं सकता, कतई नहीं आ सकता। मतलब किताबों से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, आप उस नॉलेज को वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। वो केवल केवल प्रैक्टिस से आएगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज कर करके भी कई बार यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, इवन मेंस भी क्लियर कर लेते हैं। जो लोग मेंस की पता लगा 3-4 कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है और सब में जा करके कुछ भी लिखते रहे, कुछ भी लिखेंगे तो इतना तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो ही जाएगी कि कुछ चीज़ें तो अच्छी लिखने ही लगेंगी। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की बात होती है, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस की बात होती है। हम्म, ये बात है ना। तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, कि मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग डेली एक शेड्यूल बना के मैं डाल दूंगा ग्रुप में। तो उससे डेली एक मतलब सब्जेक्ट लेकर के या टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं हम लोग कि आज ये टॉपिक पढ़ के आना है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आज होंगे, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं इस पे सोचता हूँ, थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम दीजिए। तो मैं सोच करके एक कोई इसका पूरा फ्रेमवर्क पूरा बना करके, लेखा जोखा बना करके, और फिर मैं इसको शुरू करता हूँ 1-2 दिन में। और इसको ढंग से शुरू किया जाएगा, फिर इसको प्रीलिम्स तक चलाएंगे इस पूरे सीरीज को, है ना, प्रैक्टिस वाले सीरीज को प्रीलिम्स तक पूरा, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा तब तक चलाएंगे इसको, राइट। अभी जैसे नीति आयोग हमेशा एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है, हमेशा चर्चा में, न्यूज में रहता है। नहीं भी रहता है तब भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है।
तो नीति आयोग का क्वेश्चन जरूर रखेंगे प्रैक्टिस सेशन में, है ना। ये एक मेरे हिट फेवरेट क्वेश्चन में से रहेगा। ठीक है, तो नीति आयोग, राइट। अब वही है, नीति आयोग एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमी भी में भी है और पॉलिटी में भी है ना। मतलब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा नीति आयोग, आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो भी पढ़ना पड़ेगा नीति आयोग, है ना। ये खास बात है। हम्म। तो अभी काफी लोग थक गए हैं, आई थिंक काफी लोग काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़ी मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि अभी भी 4 लोग जुड़े हुए हैं, कलेक्टेड हैं, है ना। इन 4 लोगों के अंदर काफी एनर्जी है, मैं बोलूँगा, है ना। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने में भी बड़ा एनर्जी लगती है। अभी मैं तो पूरे दिन मैंने क्लासेस दी हैं। हम्म, और उसके बावजूद मेरे अंदर वो एनर्जी भी बरकरार है ना। तो आप इससे इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं, आप इंस्पायर हो सकते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी मैं लगा हुआ हूँ, और आप हैं कि अपना ऑफ करके सो गए। हम्म, मैं यहाँ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, रात में जग रहा हूँ, और आप ही सो गए। ये तो बड़ा मतलब क्या कहा जाए, ठीक नहीं है। खैर, कोई बात नहीं। अभी ये मतलब हम लोग की शुरुआत थी, काफी लोग काफी देर तक जुड़े रहे। जैसे मैंने बताया था कि नीति आयोग, उसी तरीके से वित्त आयोग का कार्य क्या है, किस अनुच्छेद में आता है ना, अनुच्छेद 280। और ये क्या कार्य करता है, इसका मुख्य क्या क्या है, इसकी जो सिफारिशें हैं वो कैसे लागू होती हैं, भारत में अभी कौन सा वित्त आयोग लाया गया है लेटेस्ट, है ना, उसकी सिफारिशें किस पीरियड तक लागू रहेंगी, ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वित्त आयोग भी। ठीक है, तो ये जो है, राइट। तो अभी कम से कम जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये तो पता चल रहा है ना कि कौन से टॉपिक उनको पढ़ने हैं, किन चीज़ों पे मैं जोर दे रहा हूँ, है ना, उनको कहाँ पे ध्यान देना है। तो देखिए, आप लोग जुड़े हुए हैं इतनी देर तक, तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। अभी जो बहुत इम्पोर्टेंट ये भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो लाया गया था, है ना, ये अधिकांश राज्यों में लागू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। तो जैसे वो कौन से राज्य हैं ये पता होना चाहिए, है ना। इस अधिनियम के सारे प्रावधान पता होने चाहिए। एक तरीके से ये राइट टू फूड, मतलब जो भोजन का एक तरीके से अधिकार है, एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो राइट टू फूड का ये को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। इंडिया इंटरनेशनल सोलर रिलायंस का मतलब इंडिया में हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, आपको पता है। तो इसलिए जो इंडिया में फेमस सोलर पार्क हैं, है ना, वो कहाँ पर स्थित हैं, जैसे पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में है, भादला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर जिले में है, रीवा सोलर पार्क है रीवा जिले में, कामुथी सोलर पार्क तमिलनाडु के। तो जो मुख्य बड़े बड़े सोलर पार्क, अभी मैं उधर जैसलमेर गया था, तो वहां पर मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां दिखाई थी, राइट। तो ऐसे ही पवन चक्कियां कहाँ पर, कौन से विंड पावर प्लांट है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। विंड और सोलर, इंडिया दो में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है, दो टाइप की एनर्जी में, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो ये कहाँ कहाँ पर इनके विंड मिल पार्क और सोलर पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यूपीएससी या यूपी किसी भी स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना। क्योंकि अब देखिए, क्वेश्चन वही आते हैं जो रिलेवेंट होते हैं। अब बहुत पुराने क्वेश्चन वो सब मतलब बेकार हो गए, है ना। अब जो चीज़ रिलेवेंट है, जो आज चल रही है, जिसका आज जमाना है, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं ना। घिसे पिटे वो सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, राइट। तो अभी आज के लाइव को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। करीब करीब 1.5 घंटे से हम लोग कनेक्टेड थे। तो आप जो लोग अंत तक जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। तो अब मैं इसको सबको गुड नाइट है। और आगे अब हम लोग डेली इस टाइप के सेशन करेंगे, और सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। आज एक शुरुआत थी, मैंने कर दी।
तो और भी इसको सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग करेंगे, राइट? चलिए, ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।